देश के सबसे बड़े न्याय मंदिर में एक नया चैप्टर लिखा गया है और इसके पीछे एक बड़ा सवाल छुप गया कि आखिर चल क्या रहा है जुडिशरी के अंदर। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट में हुए एक ऐसे इंसिडेंट की बात करेंगे, एक ऐसा केस जिसमें टॉप जजेस शामिल है, एक सिंगल फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज की डिसेंट, वो भी 5 पॉइंट्स में, जिसने की लोगों को शॉक कर दिया है और शायद पहली बार ही ऐसा कुछ देश में देखने को मिला। और कुछ सवाल कि क्या जुडिशरी पर एग्जीक्यूटिव हावी हो चुकी है और क्या सीजेआई बीआर गवई ने रूल्स वायलेट किए हैं जस्टिस बीवी नागरत्ना की डिसेंट को साइडलाइन करके। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। 29 अगस्त को जस्टिसेस आलोक आराधे और वीएम पंचोली ने ओथ लिया एज जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कॉलेजियम ने 25 अगस्त को रिकमेंडेशन भेजा और यूनियन ने तुरंत क्लियर कर दिया। सब कुछ एकदम स्मूथ दिख रहा था, लेकिन इसके पीछे जो डिसेंट हुआ वो जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी को हिला देने वाला है। कॉलेजियम की इकलौती वुमेन मेंबर जस्टिस बीवी नागरत्ना ने फॉर्मली रिकॉर्ड किया अपना डिसेंट अगेंस्ट जस्टिस पंचोलीज एलिवेशन, और ये कोई रूटीन डिसएग्रीमेंट नहीं था बल्कि एक डिटेल्ड ऑब्जेक्शन नोट जो मीडिया लीक के जरिए अब बाहर आ चुका है। सबसे पहला पॉइंट था रीजनल बैलेंस का। उनका कहना था कि हिज एलिवेशन टिल्स द रीजनल बैलेंस एज ही वुड बी अ थर्ड जज विद गुजरात एज द पेरेंट हाई कोर्ट। ऑलरेडी जस्टिसेस जेबी पर्दीवाला एंड एनवी अंजारिया गुजरात से हैं, मतलब छोटी हाई कोर्ट्स का ओवर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, जबकि इलाहाबाद, बॉम्बे और पंजाब एंड हरियाणा जैसे बड़े हाई कोर्ट्स अंडर रिप्रेजेंटेड है। दूसरा पॉइंट और ज्यादा क्रिटिकल था। ही इज इन लाइन टू बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर नियरली 18 मंथ्स आफ्टर अक्टूबर 2021। मतलब गुजरात से बैक टू बैक 2 सीजीआईस बन जाएंगे। फर्स्ट जस्टिस पर्दीवाला 2028 से 2030 और फिर जस्टिस पंचोली। तो क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या एक डेलिब्रेट प्लानिंग? तीसरा इशू सुपर सेशन। जस्टिस पंचोली को एलिवेट करने के लिए स्कोर्स ऑफ मोर सीनियर जजेस इंक्लूडिंग 3 वुमेन जजेस को बाईपास कर दिया गया। ये 3 वुमेन हैं, जस्टिस सुनीता अग्रवाल, जस्टिस रेवती प्रशांत मोहिते देरे एंड जस्टिस लीसा गिल। तो जेंडर और सीनियोरिटी दोनों ही कॉम्प्रोमाइज हो गए। फोर्थ कंसर्न था जस्टिस पंचोली का ट्रांसफर कंट्रोवर्सी। 2023 में उन्हें गुजरात से पटना हाईकोर्ट ट्रांसफर किया गया। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने रिमाइंड किया कि ये ट्रांसफर वाज नोटिफाइड बाय द यूनियन nearly 9 months after the collegium's recommendation। अगर ये स्टिग्मेटिक ट्रांसफर था, अब जस्टिस एस मुरलीधर ने वंस डिस्क्राइब ट्रांसफर्स, और ये ट्रांसफर भी खुद में काफी कंट्रोवर्शियल थी। और लास्ट पॉइंट था कि मई 2024 में खुद जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस विक्रम नाथ ने जस्टिस पंचोली की एलिवेशन ब्लॉक की थी, जिसकी वजह से जस्टिस एनवी अंजारिया एलिवेट हो गए। लेकिन इसके बाद जस्टिस नाथ ने अपना स्टैंड बदल दिया। द रीजन फॉर जस्टिस नाथ्स चेंज ऑफ ओपिनियन रिमेन्स अ मिस्ट्री। ये 5 रीजन शो करते हैं कि जस्टिस बीवी नागरत्ना का डिसेंट सिर्फ एक पर्सनल व्यू नहीं था बल्कि एक प्रिंसिपल्ड ऑब्जेक्शन था। और यहीं पर रूल्स की भी बात उठी है कि क्या सीजेआई बीआर गवई ने वायलेट किया है कुछ रूल्स जस्टिस बीवी नागरत्ना के डिसेंट को साइडलाइन करते हुए। अब 1998 के थर्ड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था कि अ रिकमेंडेशन कैन नॉट मूव फॉरवर्ड इफ 2 मेंबर्स डिसएग्री और एक डिसेंट इनफ है टू ब्लॉक अ रीइटरेशन आफ्टर यूनियन रिटर्न्स अ नेम। टेक्निकली जस्टिस पंचोली के केस में रूल फॉलो हुआ है क्योंकि सिंगल डिसेंट था और रिकंसिडरेशन स्टेज नहीं थी, लेकिन द स्पिरिट ऑफ कंसेंसस एनकरेज्ड बाय द थर्ड जजेस केस सीम टू हैव बीन फ्लाउटेड। यूनियन ने हेस्ट में जस्टिस पंचोली का नाम क्लियर कर दिया, इग्नोरिंग जस्टिस बीवी नागरत्ना's ऑब्जेक्शन। मतलब कॉलेजियम का पर्पस एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस से प्रोटेक्ट करना खुद वीक हो गया। अब कॉलेजियम सिस्टम बना था कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन अब क्वेश्चन वही उठ रहे हैं कि इफ द प्रिंसिपल ऑब्जेक्शन ऑफ अ कॉलेजियम जज रिमेन्स इनएक्सेसिबल एंड शाउडेड इन सीक्रेसी, डज इट नॉट एरोड द पब्लिक्स फेथ? कॉलेजियम का डिजाइन कॉलेजियल था, मेजॉरिटेरियन नहीं, लेकिन अगर डिसेंट ट्रांसपेरेंट ही नहीं होगा तो पब्लिक परसेप्शन बनेगा कि अपॉइंटमेंट्स प्रिंसिपल पे नहीं कन्वीनियंस पे हो रहे हैं। और आयरनी ये है कि जुडिशरी ने हमेशा कॉलेजियम को डिफेंड किया है बाय सेइंग इट इज द लेसर इविल कंपेयर्ड टू पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स। लेकिन अब जब डिसेंट भी सप्रेस हो रहे हैं तब वो डिफेंस वीक लगने लगता है। जस्टिस नागरत्ना का डिसेंट एक रिमाइंडर है कि लेजिटिमेसी लाइज नॉट जस्ट इन आउटकम्स बट ऑल्सो इन ट्रांसपेरेंसी। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ एक नैरेटिव बनकर रह जाएगा। कॉलेजियम के अंदर डिसएग्रीमेंट्स पहले भी हुए हैं।
2016 में जस्टिस जे चिलमेश्वर ने कॉलेजियम मीटिंग्स बॉयकॉट कर दी थी और डिमांड किया था कि रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ डिस्कशंस एंड पब्लिकेशंस ऑफ रीजंस हो। ये पहला बड़ा स्टेप था अगेंस्ट द सीक्रेसी ऑफ कॉलेजियम। 2018 में जस्टिस मदन बी लोकुर ने बताया कि कॉलेजियम ने जस्टिस प्रदीप नांदरोज, नंदरा जोग और राजेंद्र मेनन को रिकमेंड किया था, लेकिन रिजोल्यूशन वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ। बाद में नए कॉलेजियम ने दिनेश महेश्वरी और संजीव खन्ना को रिकमेंड कर दिया। जस्टिस लोकुर ने बोला था कि आई वॉज disappointed that the resolution was not made available in the public domain. फॉर्मर जस्टिस RF नरीमन ने भी अपोज किया था कि अकील कुरैशी से जूनियर जजेस एलिवेट हो रहे थे। रिजल्ट डेडलॉक। फाइनली कुरैशी रिटायर हो गए, बिना सुप्रीम कोर्ट जज बने। डिफरेंस ये भी है कि ये सब बातें रिटायरमेंट के बाद सामने आई थी या लीक्स से, लेकिन अब जस्टिस नागरत्ना ने अपने डिसेंट को फॉर्मली रिकॉर्ड किया है, वो भी वाइल स्टिल इन ऑफिस। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर अरुण जेटली ने एक बार कहा था, द कॉलेजियम अलाउज लेस वर्दी कैंडिडेट्स टू स्लिप थ्रू, द रियलिटी इज वर्स, इट अलाउज नो वन टू नो व्हाई एंड हाउ। और ये बात आज भी रेलेवेंट है। कॉलेजियम के ओपेक प्रोसेस की वजह से पॉलिटिकल प्रेशर और इंटरनल कॉम्प्रोमाइज दोनों के लिए जगह बन जाती है। एग्जाम्पल लीजिए जस्टिस एस मुरलीधर। दिल्ली हाईकोर्ट में एक जजमेंट के बाद यूनियन उनके ट्रांसफर पे प्रेस कर रही थी। जस्टिस लोकुर ने उस टाइम प्रेशर रेजिस्ट किया था, लेकिन जैसे ही वो रिटायर हुए, फॉर्मर जज मुरलीधर को ट्रांसफर कर दिया गया और उनकी सुप्रीम कोर्ट एलिवेशन ब्लॉक हो गई। लेटर जस्टिस लोकुर ने खुद याद भी दिलाया कि आई हैड सक्सेसफुली रेजिस्टेड द यूनियंस रिपीटेड प्रेशर टू ट्रांसफर जस्टिस मुरलीधर। यही वजह है कि जस्टिस नागरत्ना का फॉर्मल डिसेंट अलग इम्पोर्टेंस रखता है। तो आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कॉलेजियम अपने असली प्रिंसिपल्स, कंसेंसस एंड ट्रांसपेरेंसी को फॉलो कर रही है, या फिर ये एक ओपेक सिस्टम बन गया है जहां कुछ जजेस अपने कॉम्प्रोमाइजेस एंड अलाइनमेंट्स के बेसिस पे देश के जुडिशरी का भविष्य डिसाइड करते हैं। जस्टिस नागरत्ना की हिम्मत एक रेयर मूवमेंट है, एक फॉर्मल डिसेंट लिखना और उसे ट्रांसपेरेंसी की डिमांड करना। इस स्टेप ने दिखाया कि जुडिशरी का असली चैलेंज बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आता है, और जब तक कॉलेजियम डिसेंट को फॉर्मली पब्लिक नहीं करेगा तब तक लोगों के सवाल वहीं रहेंगे कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स ऑन प्रिंसिपल और कन्वीनियंस। सोचने वाली बात ये भी है कि कॉलेजियम सिस्टम को बनाया ही इसलिए गया था कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स को रोका जा सके, लेकिन अगर कॉलेजियम खुद एक क्लोज्ड क्लब बन जाए जहां मेरिट के ऊपर कन्वीनियंस और ट्रांसपेरेंसी के ऊपर सीक्रेसी डोमिनेट करे, तो डिफरेंस एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के मॉडल में सिर्फ एक्टर्स का रह जाएगा, प्रोसेस का नहीं। अब वक्त शायद आ गया है, कॉलेजियम सिस्टम को रिफॉर्म करना ही होगा, चाहे वो इंटरनल मैकेनिज्म हो डिसेंट को रिकॉर्ड और पब्लिश करने का, चाहे इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, या फिर एक हाइब्रिड मॉडल जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों को अकाउंटेबल बनाए, लेकिन स्टेटस को सस्टेनेबल नहीं है। जस्टिस नागरत्ना का डिसेंट एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, ये एक वार्निंग बेल है। अगर इसे सीरियसली लिया गया तो शायद कॉलेजियम अपना लॉस्ट क्रेडिबिलिटी वापस पा सकता है। अगर इग्नोर किया गया तो फिर वही होगा जिसका लोगों को डर है। अपॉइंटमेंट्स के डिसीजंस प्रिंसिपल के बेसिस पे नहीं बल्कि पावर इक्वेशंस के हिसाब से लिए जाएंगे, और अगर जुडिशरी खुद ही अपने सिस्टम पर फेथ लूज कर दे तो आम जनता से फेथ एक्सपेक्ट करना बेकार हो जाएगा। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।